दोस्तों, कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति हमारी मानसिक स्थिति को तय करती है और कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति हमारी आर्थिक स्थिति को भी तय करती है। दोनों संबंधित हैं, परंतु मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति फिर भी अपनी जगह रहनी चाहिए। आर्थिक स्थिति का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपकी मानसिक स्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ कारक कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम नहीं कह सकते कि कितना प्रभाव पड़ेगा या प्रभाव पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। पेट यदि भूखा है तो सोच अलग तरह की बनेगी, और यदि आप संतुष्ट हैं, किसी तरह की भूख आपको नहीं है, तो अलग तरह की सोच का निर्माण होता है। आप किसी बेरोजगार से पूछेंगे और क्या कर रहे हो आजकल, तो आपका एक साधारण सा प्रश्न उसको चुभ जाएगा। अगर आप रोज यही प्रश्न उससे पूछेंगे कि और क्या कर रहे हो आजकल, शायद एक या दो बार वह नॉर्मली लेगा और तीसरी बार से उसे बुरा लगना शुरू होगा और वह आपसे नज़रें बचा करके रहने लगेगा। क्योंकि वो बेरोजगार है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो एक साधारण सा प्रश्न यदि उससे रोज किया जाए तो शूल के भांति चुभने लगेगा। छोटी सी बात है, और क्या कर रहे हो आजकल, उसकी आर्थिक स्थिति ने उसके मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल दिया है। और एक छोटा सा प्रश्न भी उसको ऐसा लगेगा कि आप रोज उससे पूछ पूछ कर एक तरह का टॉन्ट मार रहे हैं और आपके उसके साथ संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी आप पैसे वाले से, नौकरी वाले से आप ये प्रश्न पूछोगे तो उसको लाइटली भी लेगा, और हो सकता है आपके इस प्रश्न का जवाब देने में उसे मज़ा भी आए और वो अपनी गाथाएं सुनाने लगे कि आजकल क्या क्या कर रहा है। मैं क्योंकि उस तरह से रोजगार वाला नहीं हूं, मैं स्वरोजगार वाला हूं, मेरी किसी तरह की नौकरी या सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं भली भांति समझ पाता हूं कि आप एक बेरोजगार से, और खासकर एक पढ़े लिखे बेरोजगार से यदि आप पूछते हो तो उसके मन में क्या आता है। क्योंकि मैं खुद एक बेरोजगार रह चुका हूं, तो वही अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं कि किसी भी पढ़े लिखे बेरोजगार से कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि आजकल क्या कर रहे हो। आपको क्या पूछना चाहिए, और क्या हाल चाल है। ये ना पूछो क्या कर रहे हो, ये कह लो घर में सब ठीक ठाक। और हो सके तो अगर कहीं से कोई विज्ञप्ति निकली है तो उसका उसे बता दो, बजाय कि ये पूछने के कि क्या कर रहे हो आजकल। आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और उसका आत्मविश्वास भी बना रहेगा, संबंध भी बहुत अच्छे बने रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने स्वरोजगार अपनाया है, नौकरी नहीं करी है, नौकरी की है। अपनी फिर कभी लगाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है, परंतु बेरोजगारी की स्थिति ज़्यादा समय तक रही है तो स्वरोजगार अपनाया। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि सरकारी नौकरी ना लगे तो बेरोजगार ही माना जाता है। स्वरोजगार का बहुत ज़्यादा दबदबा चलन हमारे उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ पर सरकारी नौकरी की ज़्यादा मान्यता है, तो मैंने स्वरोजगार अपनाया। स्वरोजगार के रूप में क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना शुरू करा। सरकारी नौकरी जब नहीं लगी, प्राइवेट में मुझे लगा कि हम अपनी गरिमा को उस तरह से बनाए नहीं रख सकते हैं। काम बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत कम, और पर्सनली मुझे लगता है कि आपकी इज्जत ताक पर रहती है, मैनेजमेंट के हाथों में रहती है। तो ये सब देख करके मैंने स्वरोजगार अपनाया। स्वरोजगार के रूप में मैंने संगीत शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में चुना। शिक्षा को कहते हैं कि ये सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक प्रकार की सेवा भी है। तो एज ए म्यूजिक टीचर अपना अनुभव भी साझा करना चाहूँगा।
और सिर्फ ये म्यूजिक टीचर का ही अनुभव नहीं है, ये किसी भी स्वरोजगार वाले का अनुभव है। चाहे आप दुकान चलाते हैं, दुकानदार हैं, चाहे आप ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, यानी कि जब आपको नियमित सैलरी नहीं मिलती है, महीने महीने की सैलरी बंधी हुई नहीं मिलती है, और आप जितना काम करोगे उतना ही आपको सैलरी मिलेगी, उसमें महीना नहीं होता है। जैसे कि दुकानदार का है कि एक टॉफ़ी यदि वो बेचता है 1 रुपए की, तो उसे 10 पैसे का फ़ायदा हो जाता है। 10 रुपए का सामान बेचते हो तो 50 पैसे का या 1 रुपए का फ़ायदा हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति कई बार मानसिक स्थिति को निर्धारित करती है। तो जिस तरह से दुकानदार का जो मुनाफा है, दुकानदार की जो कमाई है, वो पैसे पैसे से और 1-1 रुपए से है। तो दुकानदार को उस 50 पैसे की और 1 रुपए की वैल्यू पता होती है, तो उसी तरह से वो अपने खर्चे तय करता है, अपने परिवार के खर्चे तय करता है। जिस तरह से उसने मेहनत करके पैसे पैसे से रुपया जोड़ा है, तो उसको खर्चा, परिवार का खर्चा, अपने बच्चों की पॉकेट मनी, बीवी की पॉकेट मनी भी उसी तरह से देनी होती है, क्योंकि माइंड सेट, मानसिक स्थिति उसी तरह से बन चुकी होती है। वो खुले खर्चा नहीं करता है। मैं बड़े बड़े जो डीलर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दुकानदार हैं नॉर्मली। ऐसे ही हम ट्यूशन्स पढ़ाने वालों की यदि मैं बात करूँ, मैं खुद संगीत के ट्यूशन्स लेता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा माइंड सेट किस तरह से रहा है, ये सिर्फ म्यूज़िक के ट्यूशन वाले की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो भी लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कॉमर्स के ट्यूशन, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस वगैरह के ट्यूशन जो लोग पढ़ाते हैं या कोई भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो होता क्या है कि जिस तरह से हमारी आमदनी होती है उसी तरह से हम खर्चों का निर्धारण करते हैं। तो कोई भी ट्यूशन वाला दिन गिनता होगा। अब यहाँ पर मैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास 10, 15, 20, 30, 40 या 50 बच्चे तक आते हैं। तो उनको पता रहता है कौन सा बच्चा किस दिन से ट्यूशन स्टार्ट कर रहा है, कब उसका महीना पूरा होता है, कब उसको महीने की ट्यूशन फीस मिलने वाली है। तो उसको हर बच्चे का पता रहता है, खास करके जब 20 के अंडर में बच्चों की कोचिंग वो लेता है, ट्यूशन लेता है, तो उसे हर बच्चे का पता रहता है। अगर आप 200, 300, 400, 500 बच्चों की ट्यूशन ले रहे हैं, तो कोई बच्चा उसकी फीस ना दे या किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ा दे तो वो बात अलग है। अदरवाइज आप 15-20 बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपकी ध्यान में हर बच्चे का हर दिन रहता है, किस बच्चे ने कब शुरू करा और किस बच्चे का महीना कब पूरा हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर अपने अनुभव की बात यदि मैं करूँ, तो मैंने देखा कि हम लोग जैसे दिन गिनते हैं, जैसे मैंने कहा कि आर्थिक स्थिति ही मानसिक स्थिति का निर्धारण करती है कई बार। तो कोई बच्चा समय से फीस नहीं देता है तो ऐसा लगता है कि यार ऐसा जानबूझकर तो नहीं कर रहे हैं, क्या ये भी मजबूर हैं। और अक्सर मैंने देखा किस्मत ऐसी होती है कि जिस महीने एक बच्चा लेट करेगा, इत्तेफाक से ज़्यादातर बच्चों की लेट होती है फीस, और जिस महीने त्योहार ज़्यादा हो, शादी विवाह ज़्यादा हो, जिस महीने आपके खर्चा ज़्यादा हो, उसी महीने आमदनी भी कम होती है, उस महीने आपकी फ़ीस भी कम ही आती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने देखा जिनके बच्चे भी ट्यूशन्स पढ़ने आते हैं, ट्यूशन लेने आते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे तो नहीं कमाते होंगे, कमा माँ बाप ही रहे होंगे, तो ट्यूशन फीस भी माँ बाप ही देंगे। तो माँ बाप 1-2 दिन लेट करते करते कभी कभी पूरा महीना, 1 महीना का लेट हो जाता है। और इस तरह से जब 1-2 दिन लेट करते 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 लास्ट में एक टाइम ऐसा आता है कि अब 1-1.5-2 महीने फ्री में पढ़ा चुके हो रहे होते हैं। समझिएगा इस प्रोसेस को। कोई 1 तारीख को ट्यूशन पढ़ने आता है तो 30-31 तारीख को उसका महीना पूरा हो जाता है, जबकि माँ बाप 30 से 31 तारीख को ट्यूशन फीस ना दे करके अगले महीने की 3, 4, 5 तारीख देंगे। फिर अगले महीने की ट्यूशन फीस 3, 4, 5 तारीख से गिन करके अगले महीने 5 तारीख, उसके अगले महीने की 5 तारीख मानते हैं कि 1 महीना हो गया, लेकिन 5 तारीख को नहीं देंगे, फिर 10 तारीख को देंगे, फिर उसके अगले महीने 10 तारीख को महीना शुरू मान करके उसके अगले महीने 10 तारीख को ना दे करके 15-20 तारीख देंगे। और इस तरह से जब पूरा 1 साल जब बच्चा ट्यूशन पढ़ने आता है तो लास्ट के महीने में, यानी कि साल के अंत में 2 महीने फ्री में उनका बच्चा पढ़ चुका होता है। ऐसा नहीं है कि ट्यूशन टीचर के समझ में नहीं आता होगा कि घोटाला कहाँ पर हो रहा है, पर क्योंकि
संबंध ऐसे हो चुके रहते हैं कि वो बोल नहीं पाता, वो बोल नहीं पा रहा है, पर आपको उसकी मजबूरी समझनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी तो सरकारी नौकरी की सैलरी बंधी हुई 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए आ रही है, जबकि ट्यूशन टीचर, नॉर्मल ट्यूशन टीचर कितना कमा रहा होगा? 15, 20, 25, 40 हज़ार। उस पर उसका परिवार भी है। आपके पास बहाना रहता है, आप कहते हो एज ए अभिभावक, आपके पास बहाना रहता है कि यार इस महीने जरा रिश्तेदारी में जाना था, इस महीने रक्षाबंधन आ गया, खर्चा ज़्यादा हो गया तो फीस थोड़ा लेट दे पाएंगे। दोस्तों, आपके लिए त्यौहार आया है, आपके लिए रक्षाबंधन आया है, तो क्या उस ट्यूशन टीचर के लिए त्यौहार नहीं आया? क्या उसके रिश्तेदारी में शादियां नहीं हो रही हैं? वो भी हर त्यौहार मनाता है आप ही की तरह। आपकी सैलरी नहीं रुकती है क्योंकि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, लेकिन एक ट्यूशन टीचर का खर्चा तब चलता है जब आप टाइम पर उसकी फीस देते हैं। एज ए संगीत टीचर अपना एक अनुभव और साझा करना चाहूँगा दोस्तों। ये मैंने देखा है, और जो भी संगीत से जुड़ा हुआ होगा, जरूरी नहीं कि मुझसे जुड़ा हुआ हो, आप अनुभव करना, खास करके संगीत वाले। वैसे तो मैं ये कहूँगा कभी किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, लेट लतीफ़ी नहीं करना चाहिए, फल अच्छा नहीं मिलता उसका, आपका कार्य सिद्ध भी नहीं हो पाता है। मैंने देखा कि जितने लोगों ने भी फीस नहीं दी होगी, जिनकी फीस छूटी होगी, 6-6 महीने की, 1-1 साल की फीस छूटी होगी, 1 महीना तो दूर की बात है, ऐसा विद्यार्थी यदि सीख भी जाए उस विद्या को, बात सिर्फ संगीत की ही नहीं है, किसी भी विद्या की हम बात कर रहे हैं, किसी भी कौशल की बात कर रहे हैं, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप कितना भी अच्छा सीख भी जाओ, आप उससे नाम, ख्याति और पैसा नहीं कमा पाते हैं, आपकी वो विद्या काम ही नहीं आती है। ठीक वो दानवीर कर्ण, महावीर कर्ण की तरह एंड टाइम पर विद्या काम ही नहीं आती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इस चैनल पे मैं कभी भी झूठ नहीं बोला करता हूँ। जिस तरह का अनुभव मुझे हो चुका है, वो हर अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मेरे जो भी विद्यार्थी, स्टूडेंट, जिन्होंने जाने अनजाने फीस नहीं दी है, उनकी ये विद्या, गीत संगीत की विद्या कभी काम ही नहीं आ पाई। और क्योंकि मुझे संगीत सिखाते सिखाते और सीखते सीखते भी, अभी भी सीख रहा हूँ, लगभग 25 साल हो चुके हैं। 25 सालों में जितने विद्यार्थी मेरे संपर्क में आए होंगे, ये गारंटीड रही है कि जिन्होंने भी जाने में या अनजाने में ट्यूशन फीस नहीं दी, उनकी ये विद्या काम ही नहीं आई, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना सीख चुके हों। मैंने देखा कि अक्सर आप लोग कैलकुलेटिव होकर के चलते हैं, अभी तो मेरा 1 दिन बाकी है, अभी मेरे 2 दिन बाकी हैं, तब मैं फीस दूंगा, तब मैं फीस दूंगी। दोस्तों, ऐसा ही अगर टीचर ने करना शुरू कर दिया कि नहीं ठीक 1 घंटा हो गया, आप उठ करके जा लो, या जब तक ये तान तैयार नहीं होगी या आलाप तैयार नहीं होगा तब तक आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? आपके जो भी सीनियर्स होते हैं, आपके गुरु हैं, जो भी सीनियर्स हैं, जो इस लाइन में पहले से होते हैं, उनकी ख्याति, उनका दबदबा, उनका नाम, उनका प्रभाव उस एरिया में काफ़ी होता है। मैं सिर्फ अभी म्यूजिक टीचर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि आपका सीनियर कलाकार आपसे चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, भरसक कोशिश करना उसे सम्मान देने की। आप उसे सम्मान दोगे तो वो आपको काम देगा, और आपको काम मिलेगा तो आपको ख्याति मिलेगी। कोशिश करना उसका आत्मसम्मान बना रहे, और उसे नज़र आना चाहिए कि आप उसकी इज्जत करते हो। आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है। तो ये भी कोशिश कीजिएगा कि जिससे आप कुछ ले रहे हैं
वो खुशीपूर्वक आपको वो चीज़ दे पाए। पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, हर तरह का सहयोग मिलेगा, मन से सहयोग मिलेगा, पूरे दिल से वो आपके साथ होगा। विचार कीजिएगा।